ओके बालक, आते हैं फिजिक्स के हम लोग आते हैं हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने मोशंस पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर लिया है। देखते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर हम लोगों का है फिजिक्स का, ये ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशंस के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहेंगे कि इस ग्रेविटेशन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो सीधा चैप्टर का नाम है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। जी हाँ, या ग्रेविटी इस नाम से भी जानते हैं। यानी ग्रेविटी अगर वर्ड आता है बालक, तो ग्रेविटी का मतलब किससे रिलेटेड होना चाहिए? अर्थ से रिलेटेड मैटर हमारा है। जी हाँ, जो वर्ड यहां पर ये लिखा गया है दैट इज द ग्रेविटी, ये हमारा ग्रेविटी किससे रिलेटेड है? अर्थ से। क्योंकि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? तो ये अर्थ एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पर। किस पोजीशन में? जब हम किसी पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ही मोशन करता है। यानी कि अर्थ उसको एक फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी उसको नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहां टर्म क्या है हमारा कि ये है ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो है एग्जर्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट पर, हर एक बॉडी पर। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में भी थ्रो करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट इज फॉल्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पे जाता है। तो वंस अगेन एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अ फोर्स विथ विच अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जी हाँ, द फोर्स विथ विच अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसके अगले कंटेंट में हम लोग अगर बढ़ेंगे तो देखिए अगला मैटर आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देखिए ये लिखा हुआ है टर्म यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। देखिए इसमें क्या दिया गया है मैटर कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। जी हाँ, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब कैसे अट्रैक्ट करता है? जैसे इस बॉडी को हम यहां पर लेकर कर छोड़ देंगे तो दिस इज अ डाउनवर्ड्स, ये सीधा सीधा नीचे की तरफ ये फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ ने इसको अपनी तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया। लेकिन मैटर यहां पर ये रहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो नीचे गिरता है, ये एक कॉमन सा मीनिंग है। लेकिन इसका जो फैक्ट होता है कि क्यों वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मास। जी हाँ, बॉडी में मास की वजह से एक्ट होता है। यानी कि जब बॉडी में मास रहेगा तभी अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दो ऑब्जेक्ट ले लें तब ये क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं? तो हम कहते हैं देयर इज अ लेस मास, क्योंकि यहां पर इसका मास क्या है? कम है। तो दो बॉडी में से एक बॉडी का मास मैक्सिमम होना चाहिए, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा होना चाहिए? लगभग अर्थ के मास के जैसा होना चाहिए। यानी कि मास ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है? तो 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये मास, ये अर्थ का मास होता है। तो इसके आसपास यानी 10 टू द पावर 20 किलोग्राम के आसपास भी अगर मास रहेगा तो श्योर है हैवियर बॉडी अट्रैक्ट द लाइटर बॉडी। यानी कि हैवी बॉडी लाइटर बॉडी को अपनी तरफ वो श्योर है अट्रैक्ट कर लेता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा किसने कहा? ये न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। जी हाँ, शुरुआत कहां से करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक यहाँ पे और ये दूसरा। तो इसके मास क्या है? देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपके, इसके मास क्या लिए गए हैं? ये एक बॉडी का मास है और ये दूसरे बॉडी का मास है। यानी कि यहाँ पर ये बॉडी क्या हो गया? एक m1 और ये हो गया m2। दीज आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d, ये d पर रखे गए हैं। अब दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा बालक, वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है किसके लिए? यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशंस के लिए, कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स एंड द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। किसके? इन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के, यानी कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। अब ये दो देखिए स्टेटमेंट मिल गया, इन दोनों को वन लाइन में अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा यह प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट क्या मिलेगा? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये देखिए आपका मेन फार्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का, ये मेन फार्मूला हो गया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। r का मतलब ये d था, सॉरी यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये डिस्टेंस d और r दोनों ले सकते हैं, चाहे r लीजिए या d लीजिए, दोनों डिस्टेंस की बात करता है। तो ये कैपिटल G क्या मैटर है? तो कैपिटल G इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना लिखा जाता है? तो कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये कैपिटल G की वैल्यू होती है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का हो गया। चलिए इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक और टर्म आगे, और यहां पे आपको मिलेगा क्या? फ्री फॉल, कि व्हाट इज द फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल क्या होता है? तो फ्री फॉल का मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो वो किधर जाके गिरेगा? ये अर्थ की तरफ जाके गिरता है। तो बॉडी मूव करती है किसके अंडर में? अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज अ फ्री फॉल, इसे हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप from some height, it is moving downward under the gravitational force, it's called the free fall, and the body is said to be the freely falling body। ये freely falling body हो जाता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे फ्री फॉल से रिलेटेड भी कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए गए हैं, तो जिन्हें फ्रीली फॉलिंग इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रीली फॉलिंग इक्वेशन में देखिए मैटर क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन बालक ए होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। जी हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो लिखा गया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि बॉडी जब एसिलरेट कर रही है तो ड्यू टू अर्थ की वजह से एसिलरेट कर रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन ए चेंज हो जाएगा g के फॉर्म में। इस g को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 भी लेते हैं, क्योंकि पोजीशन के बदल जाने पर g की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, इसलिए ये 9.8 से लेकर के 10 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये इक्वेशन आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, और h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये तीन होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेगा इसके बाद अगला कैलकुलेशन जिसका नाम है यहाँ पे, ये फ्री फॉल आपने देख लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन देख लिया। अब आपको मिलेगा देखिए अगला मैटर, मास। मास क्या होता है? व्हाट इज द मास? तो किसी भी बॉडी की टोटल मटेरियल जो उस बॉडी में कंटेन है उसी को मास कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मटेरियल, तो हम कहते हैं क्या कि द टोटल मटेरियल कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड द मास। टोटल मटेरियल कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड द मास। तो ये हो गया मास। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और SI यूनिट इसका क्या होता है? किलोग्राम, और सीजीएस में क्या लिखा जाता है? ग्राम लिखा जाता है। तो मास इज द स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होता है। मास के साथ साथ एक और आता है वाला, क्या यहाँ पे सामने देखिए लिखा वेट। वेट क्या होता है? तो द फोर्स attracted by the earth towards its center, that is a force, and this force is also the weight of the object। ये किसी भी बॉडी के वेट को ही डिटरमाइन करता है, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है स्टूडेंट, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है,
यानी कि बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट करेगा। तो वेट का मतलब बॉडी का एक फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड में एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक फोर्स के साथ उसको क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अटैक करता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी? तो वेट ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दिस इज कॉल्ड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो बॉडी का वेट कहा जाता है। और वेट के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, वेट को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर किससे, W से। फार्मूला क्या हो जाता है, W इक्वल टू एम इंटू जी। ये वेट के लिए लिखा जाता है। वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, तो मास का किलोग्राम, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो यूनिट फोर्स की होती है वही यूनिट वेट की भी होती है। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन। इसकी भी एसआई यूनिट क्या बनेगी, ये न्यूटन ही बनाएगा। तो दिस इज द वेट एंड मास। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, तो मास का पहला डेफिनेशन, टोटल क्वांटिटी कंटेन इन द मैटर। वेट में द फोर्स विथ विच अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, दिस इज द वेट। मास इज द स्केलर क्वांटिटी, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन। ये कुछ डिफरेंस आप बता सकते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, यानी कि पहले हम प्रेशर पर बात कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो व्हाट इज द प्रेशर? तो बहुत ही सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं क्या, कि प्रेशर इज द डिनोटेड बाय लेटर P। यानी फार्मूला पहले देख लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। ये फार्मूला होता है प्रेशर का। और इसी फार्मूले के बेस पर हम डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फार्मूला हो गया। प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट इसकी क्या बनेगी प्रेशर की, पास्कल। एसआई यूनिट की क्या होती है, पास्कल। पास्कल हैं पीए से। तो 1 पास्कल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर हो जाता है। थ्रस्ट की बात करते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट इज आल्सो अ फोर्स। थ्रस्ट इज आल्सो अ कॉल्ड अ फोर्स। थ्रस्ट को हम फोर्स कहते हैं। थ्रस्ट के बेस पर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी तरीके से हम कहते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड द प्रेशर। जी हाँ, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट एक तरह से फोर्स होता है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट की बात करेंगे तो दैट इज अ न्यूटन। यानी थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन बन जाएगा। ये आपका हो गया थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मैटर क्या मिलेगा, बायोंसी। बायोंसी का मैटर आता है कि ये आखिर ये बायोंसी क्या वर्ड है। चलिए बायोंसी पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोंसी होता क्या है। जैसे हम किसी बकेट में पानी को भरे हुए हैं बहुत सारा, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट हम इमर्ज करते हैं तो आसानी से डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि वो जो लिक्विड है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, बाउंड फोर्स। जिसे हम कहते हैं बाउंड फोर्स। अच्छा, उस लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की। तो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो या कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड का मतलब दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो हो सकते हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में सारे गैसेज आते हैं, सारे लिक्विड्स आते हैं। कॉमनली फ्लूइड की बात करें तो एयर और वाटर, ये दो कॉमन फ्लूइड की बात हो जाती है। तो हर एक फ्लूइड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज करोगे तो अपवर्ड फोर्स लगता है, और ये उस फ्लूइड की टेंडेंसी होती है, और इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं क्या, बायोंसी। तो द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड द बायोंसी। द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड विच इज एक्सर्टेड अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द बायोंसी। बाउंड फोर्स क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन द फ्लूइड, दिस इज एक्ट अपवर्ड फोर्स दैट इज कॉल्ड द बाउंड फोर्स। यानी कि कोई भी फ्लूइड जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है उसे हम बाउंड फोर्स कहते हैं। बाउंड फोर्स को अपवर्ड फोर्स भी कहा जाता है और इसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। तो बायोंसी और बाउंड फोर्स, बायोंसी और बाउंड फोर्स ये दोनों फ्लूइड से रिलेटेड टर्म है। फ्लूइड में ही जब ऑब्जेक्ट इमर्ज किया जाएगा तभी ये प्रॉपर्टी बायोंसी की निकल के आएगी, और तभी ये फोर्स बाउंड फोर्स निकल के आएगा। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए, फ्लूइड से। इसके आगे आपको बढ़ेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट, कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट करता है,
अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट सिंक कब कर जाएगा? जब अपने वेट के इक्वल में वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो वो सिंक कर जाएगा, और अपने वेट के इक्वल में वाटर को डिस्प्लेस कर दिया तो सिंक नहीं कर जाएगा। जैसे कि एक निडल की बात करते हैं, अगर निडल को पानी में रखिए तो डूब जाता है, और उसी मेटल से बने हुए बड़े से बड़े शिप सी ओशियंस में फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि शिप की डिजाइनिंग कैसी होती है कि अपने वेट के इक्वल में वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं। और जबकि एक छोटी सी नीडल अपने वेट की इक्वल में वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसी वजह से वो सिंक कर जाता है। और इसी बेस पर आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। तो जी हाँ, हम आपको बता दें, इसके बाद का जो कंटेंट आता है ये होता है आपका क्या, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज देखिए, प्रिंसिपल में क्या बात हुई थी। आर्किमिडीज ने बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या उसका कुछ पार्ट पानी में इमर्स किया जाता है या किसी फ्लूइड में उसको इमर्स किया जाता है तो उस पर एक बायोंट फोर्स लगता है। और ये बायोंट फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर के। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं वाटर में, तो जितना वॉल्यूम होता है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल में वाटर को हटा देता है, और वो जितना वेट हटाएगा वाटर का उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और यही आर्किमिडीज का क्या है? स्टेटमेंट है। यही आर्किमिडीज का क्या है? ये प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट wholly or partially submerged in the liquid, this is the buoyant force act on the object which is equal to the weight of displaced water। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का शॉर्ट मेथड हम कह सकते हैं क्या, कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। जस्ट ओनली ये कितना वर्ड हम दे सकते हैं कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोमीटर विच इज मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लैक्टोमीटर मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये सब ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो आर्किमिडीज के ऊपर ही हैं। डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, यानी कि ओशियंस में, सी में जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, पानी के अंदर जो सबमरीन चलते हैं, इनकी जो डिजाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, वो किसके बेस पर होती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर होती है। जी हाँ, वो जब चाहते हैं एबर टू द सरफेस वाटर के आ जाते हैं, जब चाहते हैं इनसाइड द वाटर चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोग्राफी डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। तो बालक, ये ग्रेविटेशन चैप्टर का आपका ये लास्ट टॉपिक था, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल।